चलिए और अब बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। दरअसल लगातार कोशिशें की गई, तमाम योजनाएं चलाई गई भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, लेकिन एक बड़ी दुख की खबर यह है कि भारत बढ़ने के बजाय इस बार पिछड़ गया है और चौथे से अब सीधे पहुंच गया है छठवें पायदान पर। तो भारत की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के दावों पर पानी फिर क्या है? आईएमएफ की ताजा रैंकिंग में भारत 5वें पायदान से खिसका। आईएमएफ की नई लिस्ट में 6ठे नंबर पर खिसका है भारत। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 तक चौथे नंबर पर पहुंचने का दावा किया था। जापान को पछाड़ने का सपना अभी अधूरा है। जापान और जर्मनी रैंकिंग में भारत से काफी आगे हैं। तो आपको बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था रहने के बाद अब एक पायदान फिसल गया है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी रैंकिंग 5वें स्थान से घटकर 6ठवें पर आ गई है और यूके एक बार फिर से भारत से आगे निकल चुका है। आईएमएफ के अनुसार 2025-26 में भी भारत 6ठे स्थान पर रह सकता है। हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उनका यह मानना है कि बदलाव मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने के कारण हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को समझना भी होगा कि किस तरह से भारत की स्थिति रही है और आगे आने वाले समय में क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने उस पायदान पर पहुंचने के लिए, क्योंकि कोशिश तो भारत शुरुआत से करता जा रहा है। और इस बीच हम आपको कुछ आंकड़े भी, कुछ तस्वीरें, मतलब कि कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि जापान को पछाड़ने का जो सपना था भारत का, फिलहाल अभी अधूरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2026 में नए आंकड़े जारी किए। आईएमएफ की नई लिस्ट में 6ठवें नंबर पर है भारत। और इस बीच आपको यह चीज बता दें कि 6ठवें स्थान पर रहने का अनुमान आगे भी है। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में $3.92 ट्रिलियन और 2026 में $4.15 ट्रिलियन ट्रिलियन होने का अनुमान है। वहीं यूके की जीडीपी 2025 में $4 ट्रिलियन और 2026 में $4.26 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। जापान की अगर बात करें तो जापान $4.44 ट्रिलियन और $4.38 ट्रिलियन रहने की उम्मीद है। और इसको तमाम चीजें समझने जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो दावे थे उन दावों में पानी फिरा है, इसका कितना असर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज एडिटर हैं अभिलाष मिश्रा जी। तो अभिलाष जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल, जो दावे लगातार किए जाते रहे अर्थव्यवस्था हमारी जीडीपी बहुत अच्छे से ग्रोथ की हमारी जीडीपी ने, लेकिन अचानक से आंकड़े आते पता चलता है कि 5वें से हम 6ठवें खिसक गए, बढ़ने की वजह खिसक गए। देखिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे उस सपने को जिसमें हमने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हमने जो आपको याद होगा कोविड से पहले हमने कोई सपना देखा था कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जब हमारा वो अचीवमेंट नहीं हुआ तो उस वक्त हमारे पास एक उम्मीद ये थी, क्योंकि हमने उस वक्त यूके और जापान को पीछे छोड़ा था और हमें लग रहा था कि हमने उसको बढ़ा करके 2027 कर लिया था आंकड़ा, और हमें लग रहा था शायद हम वहां पहुंच जाएं। पर अब के जो आंकड़े आए हैं, आईएमएफ के जो नए ताजा आंकड़े आए हैं, ये बता रहे हैं कि भारत जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बहुत सारे वैश्विक कारण भी और एक इंटरनल कारण भी, मुख्य तौर पर बहुत कारण है, पर मैं संभव अपने दर्शकों को सरल भाषा में 2 मुख्य कारण समझाता हूं कि भारत से चूक कहां हो गई या भारत क्यों इतना पिछड़ गया अचानक से, हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहला कारण है, तो जो अभी इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ है, इसके बाद से आपने देखा होगा रुपया बहुत तेजी से टूट रहा है। भारत का जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले करीब 9% गिरा है और ये 9% बहुत बड़ा होता है अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी में इसको देखते हैं। जब आईएमएफ हमारी ग्रोथ रेट निकालता है तो हमारी ग्रोथ रेट वो रुपयों में निकालता है और बाद में उसे डॉलर से बदल करके फिर वो डेटा जारी करता है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर अपने इंडिया के अंदर अच्छा भी कर रहे थे, लेकिन जब डॉलर अगर गिर रहा है, हम मान लीजिए 5% की ग्रोथ ज्यादा ले रहे थे और 9% वहां गिर गए, तो हम वो ग्रोथ पे नहीं, हम 4% नीचे दिखाई देंगे। तो एक तो बड़ा रीजन ये है कि रुपया जो टूटा है, रुपया जो गिरा है, भले ही सरकार कहती रही कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सरकार को भी समझ आ रहा होगा। और जो दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है, वो तकनीकी कारण है, वो भी समझना होगा। भारत क्या, दुनिया में किसी भी देश में जब ग्रोथ रेट निकाला जाता है तो उसको कंपेयर किया जाता है एक बेस ईयर से। बेस ईयर क्या, मान लीजिए मैं कहूं कि 5% महंगाई बढ़ गई, तो 5% कब से बढ़ गई? 2010 से बढ़ गई, 20 से बढ़ गई, 25 से बढ़ गई। तो भारत का पिछले 14-15 सालों से 2011-12 बेस ईयर था। हमने बहुत पुराना रख रखा था। अब आप ऑब्वियसली आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप 11-12 के हिसाब से चलेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखेगी, क्योंकि 2011 में कोई चीज़ आपका प्रोडक्शन या जो आप कमा रहे थे वो इतना था और अब उसकी कमाई बहुत बढ़ गई है।
पर एक अच्छे इकोनॉमिक फैसले के लिए ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा गैप ना हो। हमने हाल ही में पिछले साल ही 2023-24 को 22-23 को बल्कि मैं कहूँगा 23 को हमने बेस ईयर बना दिया। अब जब आप बेस ईयर 23 को ले आए और उससे कंपेयर करेंगे तो आपकी ग्रोथ वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये जो हमें रेक्टिफिकेशन करना था अपने इकोनॉमिक्स फॉर्मूलाज में, वो हमने बहुत लेट किया। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बता दूं मैं, क्योंकि सरकारों को डर लगता है कि अगर वो इस बेस ईयर को चेंज कर देंगे तो फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखेगी, ग्रोथ कम दिखेगी, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी सरकार। आखिरकार उसको करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव था, और फाइनली हमारा बेस ईयर जब बदला है तो हमको दिख रहा है कि हम उस प्रोजेक्शन से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा बी फ्रैंक कि भारत की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, क्या उसका भी असर हम माने? दूसरी चीज़ इसमें मैं इसको इंक्लूड करूँ, हम कहते हैं कि कहीं पर वॉर होता है उन देशों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बजाय इसके कि अमेरिका इजराइल ईरान से लगातार हमले कर रहे हैं, इतने लंबे दिनों तक युद्ध हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, तमाम चीज़ें, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। बावजूद इसके IMF के जब आंकड़े आते हैं तो अमेरिका आज भी पहले पायदान पर है। उसकी वजह है क्या? और साथ में जब भारत को लॉस हुआ तो चीन वहाँ पर, क्योंकि हम हर चीज़ अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखते हैं, तो चीन ने इस बीच कितनी तेज़ी के साथ ग्रोथ किया, ये भी चीज़ समझ में आ रही है। फिर चीन आगे कैसे निकलता जा रहा है? देखिए, अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं अपने दर्शकों को और आपको ये बताऊं कि ये जो विश्व युद्ध की तरह जो हालात बने हैं, इसका असर सब जगह पड़ रहा है। नेगेटिविटी है। आप देखिए जापान, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान को जब हमने पीछे छोड़ा था उसके बाद से जापान हर साल नीचे गिरा है, इस साल भी नीचे गिरा है, लेकिन हम इतना नीचे आ गए कि मुझसे नीचे चले गए। यूके की जो इकॉनमी है वो भी बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही है, पर हम ज़्यादा गिर गए हैं, इसलिए हम पीछे आए हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्रोथ रेट बढ़ा ली, हमने इतनी ज़्यादा गिरा ली कि हम भी नीचे आ गए। और अमेरिका जो है उसका भी ग्रोथ रेट बहुत हद तक प्रभावित हुआ है, चाइना का हुआ है। पर दिक्कत ये हुई कि भारत को दो झटके लगे, एक तो हमारा रुपया गिर गया, दूसरा हमने बेस ईयर चेंज किया, वो बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि वो नुकसान होना पहले था, वो पहले होना चाहिए था। ये वैसा ही है कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप बीमारी से उठ करके आते हैं और मैं आपसे कहूँ कि भाई बीमारी के बाद से आप में कितना आपका शुगर लेवल ठीक है, ब्लड आप टेस्ट करा लीजिए, तो 10 दिन बाद ना करा करके आप अगर ये कहें कि नहीं सर मैं 1 महीने बाद कराऊंगा, तो 1 महीने बाद कराएंगे तो वो डिफरेंस ज़्यादा दिखेगा कि आप में बहुत बेहतर हूँ। तो बस हम वही कर रहे थे, वो हम कहते हैं ना नंबरों से खेल रही थी सरकार, और ये पेन तो उसको लेना था, अब लेना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक मैं अपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि हमारा जो 2027 हमने टारगेट तय किया है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो अभी संभव नहीं है। क्योंकि अगर उसको संभव बनाना है तो हमें 20% के हिसाब से ग्रोथ रेट करनी होगी। यानी दोहरी चुनौती, GDP 7-8% के तरफ से परसेंट के हिसाब से ग्रोथ करनी चाहिए थी, उसको हमको बरकरार रखना है, और साथ में जो पड़ेगा तब हम वो टारगेट अचीव और जो रुपया लगातार गिरा उसको नियंत्रित करना है। ये डबल चुनौती भारत, बिल्कुल डबल चुनौती। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हालात हैं रुपयों को लेकर के, अभी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा मेजर्स हैं नहीं जो हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमारी कंट्री के अर्थशास्त्री जो हैं वो ले पाएँ। तो हमारी मजबूरी है। और आप ये समझिए कि हम 7-8% की ग्रोथ पिछले 10 सालों से लेते आ रहे हैं। हमें चाहिए 5 ट्रिलियन के लिए 20% की इकोनॉमी की ग्रोथ। आज तक किसी भी देश ने लगातार कंसिस्टेंटली, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, चाइना ही क्यों ना हो, जब अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तब भी 20% की ग्रोथ नहीं आ पाई थी। तो ये जो सपना है 2027 जो हमने टारगेट बढ़ा दिया कि 25 में नहीं कर पाए तो 27 में करेंगे, मुझे लगता है अभी थोड़ा और दूर रहेगा, पर हम कोशिश करते रहें, आर्थिक सुधारों से संभव हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपने सुना कि जो सपना है भारत का फिलहाल 2027 को लेकर, वो अभी टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है, और इस पर भी आगे चर्चाएं लगातार होती रहेंगी, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो इन तमाम चीज़ों को, इस पूरे सिनेरियो को अलग अलग हिसाब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए और